हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर है वो है गुप्तोत्तर काल। यानी कि मैं आपके लिए फिर से एंशिएंट हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके आ गई हूँ। ठीक है, इसके पहले हम लोग गुप्त काल तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में देखेंगे। आपको यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ फ्रेंड्स कि जो ये आप पार्ट फर्स्ट देख रहे हो, तो ये आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने ये पार्ट फर्स्ट कर दिया है और आगे हम लोग पार्ट सेकेंड भी इसका देखेंगे। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि गुप्तोत्तर काल में जब गुप्त काल का पतन हो रहा था उस समय भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ बहुत छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ था। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे हर्षवर्धन का काल भी आया, हर्षवर्धन काल भी था। इधर मौखरी राजवंश थे जो हम लोग आगे देखेंगे। तो हर क्षेत्र में छोटे छोटे राजवंश थे। तो मैंने इसे दो पार्ट में बांट दिया है क्योंकि हर्षवर्धन का काल चूंकि इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग उसको अलग पार्ट में पढ़ेंगे और यहाँ पे और जो राजवंश छोटे छोटे होंगे उनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, गुप्तोत्तर काल सबसे पहले तो हम लोग 500 से लेके 750 ईस्वी तक का भारत। अब हम लोग यहाँ वहाँ पे आ गए हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हर क्षेत्र में अलग अलग शासन थे। ठीक है, हर क्षेत्र में अलग अलग वंश चल रहा था, अलग अलग शासक थे। तो बहुत सारे शासकों का जो टाइम पीरियड है वो एक ही टाइम पे आता है। इसलिए यहाँ पे ये जो गुप्तोत्तर काल को रखा गया है वो 500 से ईस्वी से लेके 750 ईस्वी के बीच का काल यहाँ पे रखा गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि 250 साल का जो के बीच का जो इतिहास था उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या चल रहा था भारत में, कितने राजवंश थे, कहाँ कहाँ कौन से राजवंश ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद फिर सारे भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। ठीक है, जैसा कि हमेशा होता आया है। आप मौर्य काल के टाइम से देख लो या फिर वहाँ पे उसके आगे जब आप नंद वंश का शासन चल रहा था उसके टाइम से देख लो। ठीक है, आगे गुप्त काल के, यहाँ पे गुप्त काल के साथ भी वही हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 500 ईस्वी से यहाँ पे क्यों टाइम दिया गया है, क्योंकि गुप्त काल के और भी शासक हुए हैं आगे जाके। लेकिन आप याद करें कि मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट जो शक्तिशाली शासक थे गुप्त वंश के वो थे स्कंदगुप्त। ठीक है, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 400 शायद कुछ ईस्वी से लेके और 500 के लगभग तक उनका चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब जैसे ही स्कंदगुप्त का शासनकाल खत्म होता है और जो उत्तर गुप्त शासक थे यानी कि स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक थे उनके टाइम पे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो आज़ाद होने लगते हैं धीरे धीरे और अलग अलग वंश की वहाँ पे स्थापना करते हैं। चलिए, उत्तर भारत में 500 से लेकर 800 ईस्वी के बीच एक बड़ा राज्य स्थापित करने की कोशिश हुई परंतु वह बहुत दिनों तक कायम नहीं हो सकी। यानी कहने का ये मतलब है कि बहुत सारे शासक आए, बहुत सारे वंश आए जिन्होंने चाहा कि पूरे भारत पर अधिकार करे, पूरे भारत को एक डोर में बांध सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। उत्तर भारत धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में बदल गया तथा ये राज्य लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, गुप्तोत्तर काल में अनेक अलग अलग क्षेत्रों में नए राज्यों का उदय हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से वंश है। जैसे थानेश्वर, यहाँ पे थानेश्वर को थानेसर के भी नाम से जानते हैं हम लोग, जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा थानेश्वर के वर्धन वंश, यानी कि जिसमें हम लोग किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण में चालुक्य, यहाँ पे चालुक्य वंश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। और ये जो दक्षिण के जितने भी शासक होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, दक्षिण में जितने भी शासक होंगे उनको हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास में देखेंगे। वह ऐसे पढ़ने से आपको भी अच्छी तरह से चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, क्लियर। ठीक है, इसके आगे बंगाल में गौड़ वंश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गौड़ वंश का शासक था शशांक, वो हम लोग सब चीज़ आगे देखेंगे। कन्नौज में मौखरी राजवंश, मगध और मालवा में क्या था फ्रेंड्स, उत्तर गुप्त शासक तथा परमार वंश। असम में कामरूप वंश तथा महाराष्ट्र में मैत्रक वंश इत्यादि। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौखरी राजवंश, फिर आगे चल के हम लोग जो जो वंश होंगे उनको डिटेल से देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, अभिलेखों एवं साहित्य से हमें पता चलता है कि मौखरी वंश की दो शाखाएं थी। ठीक है,
पहली शाखा के संस्थापक जो थे फ्रेंड्स वो थे यज्ञवर्मा, तथा यज्ञवर्मा के उत्तराधिकारी शार्दुल वर्मा तथा अनंत वर्मा हुए। यहाँ पे पहली शाखा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे है, इसलिए मैंने बस इसे डाल दिया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मौखरी राजवंश की कितनी शाखाएं थी तो 2, पहली शाखा के संस्थापक यज्ञवर्मा, उनके जो उत्तराधिकारी थे शार्दुल वर्मा, उनके उत्तराधिकारी अनंत वर्मा। ठीक है, इनकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। चलिए देखते हैं, मौखरी वंश की पहली शाखा के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पे प्राप्त नहीं होती है। असीरगढ़ के ताम्रपत्र अभिलेख तथा हर्षचरित से मौखरी वंश की दूसरी शाखा के बारे में जानकारी मिलती है। मौखरी वंश की पहली शाखा की बात तो यहीं पे खत्म हो गई। अब जो दूसरी शाखा है मौखरी वंश की, उसकी जानकारी कहाँ मिलती है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, असीरगढ़ के ताम्रपत्र अभिलेख और हर्षचरित से, हर्षचरित जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी, उससे मौखरी वंश की दूसरी शाखा के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है। वो जानकारी इतनी पर्याप्त है कि हम लोग देख सकते हैं कि मौखरी राजवंश था कैसा, कहाँ इसकी स्थापना हुई थी। मौखरी राजवंश की दूसरी शाखा के संस्थापक जो थे फ्रेंड्स वो थे मुखर थे, तथा ये प्रारंभ में गुप्तों के सामंत थे। यानी कि मौखरी राजवंश के यहाँ जो काम कर रहे थे मुखर, मौखरी राजवंश के दूसरी जो शाखा थे उसके संस्थापक मुखर, और मुखर क्या थे, गुप्तों के पास सामंत थे। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझा दूं मैं कि देखिए क्या होता था, जैसे ही शासक कमजोर होते थे ना, वैसे ही जो सामंत होते थे, मंत्री होते थे, वो क्या करते थे, अपनी ताकत वो बढ़ाना शुरू करते थे और बाद में जाके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते थे। तो बाद में यही हुआ, क्या हुआ कि गुप्त वंश जैसे ही कमजोर होने लगा, जो मंत्री थे, सामंत थे, वो लोग क्या करने लगे, जो गुप्त वंश के शासकों के यहाँ काम किया करते थे, वो उन लोगों ने क्या किया कि कुछ सैनिकों के साथ अपनी शक्ति को बढ़ाई और अलग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो दूसरी शासक के संस्थापक मुखर थे। ठीक है, मुखर के बाद मौखरी वंश में अनेक राजा हुए, जैसे कि चलिए देखते हैं। पहला राजा हुआ था हरिवर्मा। ये मौखरी वंश के प्रथम राजा कहलाए जिन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन किया तथा महाराज की उपाधि धारण की। दूसरे शासक यहाँ पे आप देख रहे हो आदित्य वर्मा, इनका विवाह उत्तर गुप्त शासक हर्षगुप्त की बहन हर्षगुप्ता के साथ हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर गुप्त शासक के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे कि यहाँ पे मौखरी राजवंश है, जब देश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वंश की, जब अलग अलग वंश की स्थापना हो रही थी, तो उत्तर गुप्त शासक वे शासक हैं जिन्हें, जो गुप्त वंश के ही वंशज थे वो, ठीक है, गुप्त वंश के ही किसी शासक के वंशज रहे थे और उन्होंने जाके फिर से गुप्त वंश की स्थापना की, जिससे हम लोग उत्तर गुप्त काल के नाम से जानते हैं। मौखरी राजवंश के बाद हमें उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आदित्य वर्मा का किसके साथ विवाह हुआ था, उत्तर गुप्त शासक हर्षगुप्त की बहन हर्षगुप्ता के साथ। मौखरी एवं उत्तर गुप्त शासक के बीच लड़ाइयाँ चलती थी, उन्हीं झगड़ों को सुलझाने के लिए यह विवाह किया गया था। तीसरे नंबर के शासक कौन थे, ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा एक कर्मपरायण तथा महान योद्धा थे। ठीक है, ईश्वर वर्मा ने मालवा के शासक यशोवर्मन तथा आंध्र के शासक को बुरी तरह पराजित किया था, जिसकी जानकारी जौनपुर शिलालेख से यहाँ पे प्राप्त होती है। इनके शासन काल में क्या थी, प्रजा बहुत सुखी थी। ईश्वर वर्मा के बाद आते हैं ईशान वर्मा। यहाँ पे ईश्वर वर्मा की मृत्यु के पश्चात ये शासक बने थे। यह महान विजेता था। इसने आंध्र, गौड़, चालुक्य इत्यादि वंशों पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, यानी कि साउथ में जाइए, आंध्र में इन्होंने विजय प्राप्त की। गौड़ यानी कि गौड़ वंश जो बंगाल में चल रहा था। चालुक्य, ये भी कहाँ का वंश था फ्रेंड, साउथ का ही वंश था, तमिलनाडु के क्षेत्र का, केरल के क्षेत्र का। तो वहाँ पे भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी, यानी कि नॉर्थ से देख ले, ईस्ट में देख ले या फिर साउथ में देख ले, चारों तरफ इन्होंने अपनी विजय प्राप्त की थी। ईश्वर वर्मा ने, ईशान वर्मा ने महाराजा धीराज की उपाधि यहाँ पे धारण की थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा विजेता था, महान शासक के रूप में इन्हें जाना भी जाता है। ईशान वर्मा के समय मगध के उत्तर गुप्त शासकों तथा ईशान वर्मा के संबंध अच्छे नहीं थे। ठीक है, ईशान वर्मा के समय में मौखरी वंश अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, यानी कि पहले के जो शासक थे वो धीरे धीरे तो अपनी शक्तियाँ बढ़ा ही रहे थे, लेकिन अगर आप ईशान वर्मा की बात करें तो आप देख रहे हो कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ हो या फिर नॉर्थ में हो, ठीक है, नॉर्थ में तो इनका अधिकार था ही, चारों तरफ इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था। इसलिए कहा जाता है कि उनकी शक्ति जो थी, मौखरियों की जो शक्ति थी, वो ईशान वर्मा के टाइम पे पूरे चरमोत्कर्ष पर यानी कि उत्कर्ष पे थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सर्ववर्मा, या फिर इनको सर्ववर्मन के भी नाम से जाना जाता है।
ये मौखरी वंश के दूसरे प्रतापी राजा थे। इसके समय में उत्तर गुप्त शासकों तथा मौखरी राजवंश के बीच में पूरी तरह से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। देखिए, संबंध अच्छे ईशान वर्मा के समय भी नहीं थे, लेकिन सर्ववर्मन के बीच आते आते क्या हुआ कि लड़ाइयाँ इनके बीच होने लगी थी। सर्ववर्मन ने मगध के उत्तर गुप्त वंशी राजा दामोदर गुप्त को युद्ध में पराजित किया था तथा उसे मार डाला था और मगध पे अपना आधिपत्य इसने कायम कर लिया था सर्ववर्मन ने। ठीक है, सर्ववर्मन ने पुष्यभूति वर्धन वंश के साथ, देखिए पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश दोनों एक ही वंश है फ्रेंड्स, दोनों एक ही वंश का नाम है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, के साथ मिलकर यानी कि पुष्यभूति के साथ मिलकर हूनों से युद्ध किया था, जिसमें हून पराजित हुए। इस विजय से सर्ववर्मन की सीमा बहुत विस्तृत हो गई थी। ठीक है, हून भी एक महत्वपूर्ण शक्ति थी, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और सबसे पहला हून आक्रमण किसके टाइम पे हुआ था? आपने देखा होगा कि सबसे पहला सामना जो हूनों का होता है वो स्कंदगुप्त से होता है। अवंती वर्मा या फिर अवंती वर्मन। अवंती वर्मा के समय मौखरी वंश तथा वर्धन वंश के बीच संबंध और भी अधिक अच्छे यहाँ पे हो गए थे। ठीक है, ग्रह वर्मन के टाइम पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। अवंती वर्मा के टाइम पे यहाँ पे आप देख रहे हो सर्ववर्मन के टाइम पे क्या हुआ कि मौखरी और उत्तर गुप्त शासकों के संबंध अच्छे यहाँ पे नहीं है, लेकिन अवंती वर्मा जब राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, तो इनके संबंध जो है वर्धन वंश, मौखरी वंश तथा वर्धन वंश के बीच यहाँ पे संबंध और भी अच्छे हो जाते हैं। सर्ववर्मन के टाइम पे वर्धन वंश के साथ संबंध अच्छे हुए थे, अवंती वर्मन के टाइम पे और भी अच्छे यहाँ पे संबंध हो गए। अब हम लोग लास्ट शासक ग्रहवर्मन देखते हैं। ग्रहवर्मन जो था फ्रेंड्स वो मौखरी वंश का यहाँ पे अंतिम शासक था और इसका विवाह जो था वो थानेश्वर की राजकुमारी राजश्री के साथ यहाँ पे हुआ था। ठीक है, बंगाल के गौड़ शासक शशांक तथा मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पर अधिकार आक्रमण करके ग्रहवर्मा की यहाँ पे हत्या कर दी थी। आपको ध्यान क्या यहाँ पे रखना है, सबसे पहला तो मौखरी वंश का जो संस्थापक था वो मुखर था। ठीक है, लास्ट शासक यहाँ पे आपको ग्रहवर्मन के बारे में ध्यान में रखना है कि ग्रहवर्मन जो थे वो मौखरी वंश के अंतिम शासक थे और इनकी शादी जो हुई थी वो थानेश्वर की राजकुमारी राजश्री के साथ हुई थी, यानी कि हर्षवर्धन जो थे उनकी बहन थी राजश्री और उनके साथ ग्रहवर्मन की शादी हुई थी। लेकिन हुआ क्या, बंगाल में जो गौड़ वंश चल रहा था फ्रेंड्स, वहाँ का एक शासक था शशांक। शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने क्या किया कि कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और ग्रहवर्मा की यहाँ पे हत्या हो जाती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कहाँ, जब हर्षवर्धन काल के बारे में पढ़ेंगे तब। चलिए अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, उत्तर गुप्त शासकों के बारे में। ये तो बातें कुछ हो गई किसके बारे में, मौखरी राजवंश के बारे में। अब हम लोग उत्तर गुप्त शासकों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के समय विभिन्न राजकुमारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया तथा मगध एवं मालवा यानी कि मध्य भारत के क्षेत्र में एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसे उत्तर गुप्त वंशी शासक के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। इनकी जी ये जो उत्तर गुप्त शासक है उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, यहाँ पे देखिए, गया के निकट अफसर से प्राप्त, गया के निकट फ्रेंड्स यानी कि गया के नज़दीक अफसर नाम की एक जगह है, वहाँ से एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें इन गुप्त शासकों के नाम का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। इनकी संख्या कुल 11 थी और चलिए उन 11 शासकों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे शासक हुए हैं। सबसे पहला तो कृष्णगुप्त। ठीक है, ये उत्तर गुप्त वंश का संस्थापक था तथा यह एक विद्या संपन्न शासक था, यानी कि बहुत ही विद्वान शासक था ये। दूसरे शासक हर्षगुप्त कृष्णगुप्त का उत्तराधिकारी पुत्र था और अफसर लेख में उसे कलंक रहित तथा अंधकार को दूर करने वाला यहाँ पे कहा गया है हर्षगुप्त को। और ये क्यों कहा गया है आप जान भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर वर्मा जो आपने नाम पढ़ा था उनकी शादी हर्षगुप्त की बहन हर्षगुप्ता के भी साथ हुई थी, संबंधों को अच्छा बनाने के लिए। इसके बाद आते हैं हमारे जीवित गुप्त प्रथम। ठीक है, यह हर्षगुप्त के उत्तराधिकारी पुत्र थे और इसने क्षितिज चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। ये पॉइंट्स मैं बस आपको बता दे रही हूँ फ्रेंड्स कि थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हाई लेवल एग्जाम के लिए जैसे कि यूपीएससी, आईएएस या फिर आप पीसीएस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आपको ये पॉइंट जानना जरूरी है। ठीक है, कुमारगुप्त वह जीवित गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी पुत्र था। कुमारगुप्त उत्तर गुप्त वंश का सबसे पहला स्वतंत्र शासक के रूप में ये जाना जाता है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त एवं ईशान वर्मा के बीच युद्ध हुआ था जिसमें ईशान वर्मा की पराजय हुई थी।
जो आपने देखा था कि ईशान वर्मा के साथ उत्तर गुप्त शासकों के संबंध अच्छे नहीं थे। तो क्यों अच्छे नहीं थे? क्योंकि कुमार गुप्त और ईशान वर्मा के बीच युद्ध हुआ जिसमें ईशान वर्मा की पराजय हो गई थी। दामोदर गुप्त के बारे में देखते हैं। यह वह कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी पुत्र था। ठीक है, मौखरी वंश के शासक से युद्ध में दामोदर गुप्त यहाँ पे मारा गया था। इसके बाद महासेन गुप्त दामोदर गुप्त का उत्तराधिकारी पुत्र था। इसने असम नरेश को पराजित किया था और महासेन गुप्त ने मौखरी के भय के बाद से मालवा में शरण ली थी तथा उनका शासन वहीं तक सीमित था। ठीक है, माधव गुप्त महासेन गुप्त का उत्तराधिकारी। महासेन गुप्त की मृत्यु के बाद माधव गुप्त थानेश्वर चला गया तथा बाद में हर्ष ने माधव गुप्त को मगध में अपना शासक नियुक्त किया था। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि हर्षवर्धन जब इधर आते उत्तर भारत की तरफ, मतलब हरियाणा से जब बढ़ते इधर मगध की तरफ, तो चूंकि वो तो हरियाणा में थानेश्वर में शासन कर रहे थे, तो अपने प्रतिनिधि के रूप में माधव गुप्त को उन्होंने नियुक्त किया था, जो उत्तर गुप्त वंशी शासक थे मगध में शासन कार्य संभालने के लिए। और माधव गुप्त ने हर्षवर्धन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे शासन किया था। इसके बाद शासक का नाम आता है आदित्य सेन। आदित्य सेन उत्तर गुप्त वंश का दूसरा शक्तिशाली शासक था। यहाँ पे 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद आदित्य सेन को मगध में फिर से शक्ति अर्जित करने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि आदित्य सेन जो है वो अब हर्षवर्धन के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना चाहता था। ठीक है, और उसने ऐसा किया भी, उसने फिर से शक्ति अर्जित की और मगध में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। इसके अलावा अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि उसने पृथ्वीपति, परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज की उपाधियां भी इसने धारण की हुई थी। आदित्य सेन ने 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए तथा इसके शासन काल में चीनी यात्री कौन आए थे फ्रेंड्स? वांग हुएन तसे ने 2 बार भारत की यात्रा की थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आदित्य सेन के टाइम पे एक चीनी यात्री आए थे, वांग हुएन तसे ने 2 बार भारत की यात्रा की थी। तो ये चीनी यात्री का नाम आप याद रख सकते हैं और इसलिए ये उत्तर गुप्त शासक आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो आप ऐसे चैप्टर पढ़ते चले जाओगे तो शायद वहाँ पे ये पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, या फिर मिलेंगे तो आदित्य सेन के टाइम पे आया था चीनी यात्री वांग हुएन तसे, तो पता ही नहीं चलेगा कि आदित्य सेन किस वंश के शासक थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले तो 3 अश्वमेध यज्ञ, इसके अलावा इसने पृथ्वीपति, परम भट्टारक, महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। चीनी यात्री वांग हुएन तसे जो थे वो 2 बार इन्होंने भारत की भी यहाँ पे यात्रा की थी। अब हम लोग देखते हैं देवगुप्त। यह आदित्य सेन का उत्तराधिकारी पुत्र था। इसने भी परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज जैसी यहाँ पे उपाधियां धारण की थी। देवगुप्त जो था वो शैव धर्म को यहाँ पे मानने वाला था। विष्णुगुप्त देवगुप्त का पुत्र था। इसने भी परम भट्टारक, महाराजा धीराज तथा परमेश्वर इत्यादि की उपाधियां धारण की थी। यह भी कौन था, क्या था फ्रेंड्स? शैव धर्म को यहाँ पे मानने वाला था। इसके अलावा बात करें जीवित गुप्त द्वितीय की, तो यह विष्णुगुप्त का पुत्र तथा उत्तर गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसने भी परम भट्टारक, महाराजा धीराज इत्यादि उपाधियां धारण की तथा देववर्णा अभिलेख से पता चलता है कि यह एक दानी सम्राट भी था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी उत्तर गुप्त शासकों के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा माधव गुप्त, आदित्य सेन। ठीक है, ये बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे भारत पे हुनों का आक्रमण। देखिए, ये तीनों पॉइंट मैंने एक साथ कलेक्ट किए हैं क्योंकि उत्तर गुप्त काल जब आता है, यानी कि जब गुप्त वंश का जब पतन होता है गुप्तोत्तर काल में, बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश है, ठीक है, जिनके बारे में यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। तो मैंने इसे 2 पार्ट में बांट दिया है क्योंकि हुनों का आक्रमण भी हुआ था, तो ये भी जानना जरूरी था आपको, मौखरी राजवंश के बारे में जानना जरूरी था, तो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग देखेंगे भारत पे हुनों का आक्रमण। चलिए देखते हैं कि हुन कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्होंने भारत पे कैसे आक्रमण किया था। देखिए, हुन खानाबदोश जंगलियों के समूह थे, ठीक है, जो उत्तर पश्चिम चीन के रहने वाले थे। खानाबदोश का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, एक जगह वो स्थिर नहीं रहते हैं। हुनों की दो शाखाएं थी, जिनमें एक शाखा यूरोप की तरफ चली गई तथा दूसरी शाखा जो थी वो ईरान तथा भारत की तरफ आ गई थी। भारत की तरफ आने वाली हुनों की शाखा को श्वेत हुन यहाँ पे नाम दिया गया है।
और भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण जो हुआ था, मैंने आपको बताया था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। जब हम लोग स्कंदगुप्त के टाइम पे पढ़ रहे थे वहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ था। यहाँ पे आपका रिपीट हो रहा है तो आप कोशिश यही करें कि ये पॉइंट हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ ही जाए। जिसमें स्कंदगुप्त ने हुनों को यहाँ पे पराजित किया था, वो भी बुरी तरह पराजित किया था। और जैसे ही हुन स्कंदगुप्त से पराजित होते हैं वैसे ही क्या हुआ फ्रेंड्स कि उसके बाद हुनों ने अपने आप को भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर संगठित कर दिया। यानी कि हुनों को लगा कि पहले उनको अपनी शक्ति संगठित करनी पड़ेगी, तब जाके वो भारत पे आक्रमण करेंगे और फिर जीतेंगे भी। यहाँ पे क्या हुआ कि हुनों का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण जो हुआ, हुन सरदार तोड़मन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तोड़मन मिहिरकुल स्कंदगुप्त के भी टाइम पे आपने पढ़ा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे वहां के हुन साम्राज्य के, और इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। तो दूसरा आक्रमण कब हुआ? सरदार तोड़मन के नेतृत्व में। ठीक है, तोड़मन साहसी और वीर होने के साथ साथ अत्यंत क्रूर भी था। ये हुन जो जाति थी फ्रेंड्स, वो बहुत ही क्रूर जाति थी। उसने गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग से अपना विजय अभियान प्रारंभ किया तथा मालवा तक ये पहुंच गया था। देखिए, वो जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, ठीक है, उधर से पश्चिम के क्षेत्र से होते होते ये कहाँ पहुंच गया है? मालवा की तरफ ये पहुंच गया है। तोड़मन का एक अभिलेख पंजाब से प्राप्त हुआ है जिसमें उसे राजा, देखिए यहाँ पे क्या उपाधि दी गई है फ्रेंड्स, राजाधिराज महाराज तोड़मन कहा गया है। तोड़मन का एक अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? पंजाब से प्राप्त हुआ है, जिसमें उसे राजाधिराज महाराज तोड़मन कहा गया है। और तोड़मन एक महान विजेता था तथा तोड़मन के द्वारा चलाए गए कुछ सिक्के भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तोड़मन के बाद उसके पुत्र मिहिरकुल ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, दो शासक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको बता दे रही हूँ। पहला मैंने आपको तोड़मन के बारे में बताया, दूसरा जो शासक था हुन साम्राज्य का वो था मिहिरकुल, जो तोड़मन का पुत्र था। मिहिरकुल का भारत पर आक्रमण और अधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ, ये और भी ज्यादा क्रूर था। ठीक है, राजतरंगिणी, क्रिश्चियन टोपोग्राफी तथा हेन सांग के यात्रा वृत्तांतों से मिहिरकुल के बारे में जानकारी मिलती है। ये पॉइंट आपके लिए वीवीआई हो सकता है। ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपके लिए वीवीआई पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मिहिरकुल ने जो भारत पे आक्रमण किया उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो राजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, यहाँ पे क्रिश्चियन टोपोग्राफी है इनके द्वारा, ठीक है, क्रिश्चियन टोपोग्राफी जो बुक है वहाँ पे, और हेन सांग के यात्रा वृत्तांत जो हैं उनसे मिहिरकुल के बारे में यहाँ पे जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए, क्या जानकारी प्राप्त होती है, कैसे उसने आक्रमण किया था, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मिहिरकुल ने अपनी राजधानी साकल को बनाई तथा साकल से ही वह भारतीय प्रदेशों पर योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण करने लगा। ठीक है, बौद्धों के प्रति उसने नरसंहार की नीति अपनाई थी तथा गंधार प्रदेश के बहुत सारे बौद्ध विहारों को उसने लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। हुनों की जो थी फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी बौद्धों के साथ दुश्मनी थी। क्या थी? पुरानी दुश्मनी थी, ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन जब हुनों का आक्रमण हुआ तो सबसे ज्यादा अगर किसी को क्षति पहुंचाई है हुनों ने, तो वो बौद्ध धर्म के लोगों को। इतना तक कि बौद्ध धर्म के लोगों को वो सीधे जलाकर काटकर ऐसे नरसंहार उनका किया गया। उसमें महिला, बच्चे जो भी उन्हें सामने मिलते थे बौद्ध धर्म को मानने वाले, वो उनको मार डालते थे। और साथ साथ बहुत सारे बौद्ध विहारों को भी उन्होंने लूट लिया था। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मिहिरकुल ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? साकल बनाई थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बौद्धों के प्रति जो उसने नरसंहार की नीति अपनाई थी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हुन शासक थे उनका सबसे बुरा रवैया किसके खिलाफ था। तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हो कि बौद्धों के खिलाफ। ठीक है, बाद में गुप्त वंश के शासक नरसिंह गुप्त ने मिहिरकुल के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, नरसिंह गुप्त नाम आपने सुना होगा, मैंने बताया था कि स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आते हैं उनमें एक नरसिंह गुप्त भी थे, जिसमें पहली बार वह युद्ध में यहाँ पे पराजित हुआ, परंतु दूसरी बार उसने मिहिरकुल को युद्ध में पराजित कर दिया था। यानी कि नरसिंह गुप्त और मिहिरकुल में दो बार लड़ाई होती है। पहली बार नरसिंह गुप्त पराजित होते हैं, लेकिन दूसरी बार नरसिंह गुप्त फिर से आक्रमण करते हैं और वहां पे मिहिरकुल को वो युद्ध में पराजित कर देते हैं। मगध एवं मालवा के क्षेत्र से पराजित होकर मिहिरकुल कश्मीर चला गया तथा वहां के राजा के यहाँ इसने शरण ले ली थी। लेकिन ये इतना क्रूर था कि देखिए यहाँ पे इसने क्या किया कि बाद में मिहिरकुल ने कश्मीर के राजा की हत्या कर दी तथा वहां का वो शासक बन गया था। परंतु कश्मीर में गद्दी पर बैठने के केवल 1 वर्ष के भीतर ही
इसकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है दोस्तों कि मिहिरकुल इतना क्रूर था कि जिस राजा ने उसे शरण दिया था, ठीक है, जिस राजा ने उसे शरण दिया था उसने उसकी गद्दी पे बैठने के लिए उसकी भी हत्या कर दी थी। ऐसा था वो। मिहिर कुल के बाद हुनों में कोई भी शक्तिशाली यहाँ पे नहीं हुआ, किंतु मिहिर कुल के आक्रमण से भारत की स्थिति और भी खराब हो गई। एक तो वैसे ही स्थिति खराब थी क्योंकि वैसा कोई शासक नहीं था भारत में जो पूरे भारत को एक साथ बांध सके, सैन्य शक्ति यहाँ भी कमजोर हो रही थी, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जाके क्या होता है कि हुन जब बार बार इतना ज्यादा यहाँ पे हुनों का आक्रमण हुआ दोस्तों कि क्या हुआ, बार बार हुनों के आक्रमण से आपको जब युद्ध करने जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें लगती हैं, सेना का वेतन देना होता है, फिर उनके भोजन की व्यवस्था, यानी कि आर्थिक रूप से ना बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति यहाँ पे कमजोर होती जा रही थी, साथ साथ सैन्य स्थिति भी जो थी वो भी थोड़ी यहाँ पे कमजोर हो गई थी। गुप्त साम्राज्य और भी तेजी से अपने पतन की ओर यहाँ पे बढ़ने लगा, ठीक है। मालवा का यशोवर्मन वंश, धर्मन वंश जो है फ्रेंड्स, उसके बारे में देखते हैं। इस वंश के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक अभिलेख में यशोवर्मन के पिता का नाम प्रभाकर वर्मन मिलता है और प्रभाकर वर्मन ने हुन शासक तोड़मन को तथा यशोवर्मन ने हुन शासक मिहिरकुल को यहाँ पे पराजित किया था। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रभाकर वर्मन जो थे वो तोड़मन को और यशोवर्मन जो थे वो मिहिरकुल के, यानी कि जो पिता थे उन्होंने पहले आने वाले शासक और जो पुत्र थे उन्होंने बाद में आने वाले हुन शासक को यहाँ पे पराजित किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स आपके लिए, ठीक है। मैंने आपको फिर से बताया है कि इसे मैंने गुप्तोत्तर काल को 2 पार्ट में बांट दिया है। एक पार्ट और हर्षवर्धन के काल का आएगा, उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, दक्षिण भारत के इतिहास में, जहाँ पे हमें पढ़ना है पल्लव वंश, चालुक्य वंश, ठीक है, पल्लव वंश है, चालुक्य वंश है, फिर आगे चोल है, इन सब वंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में जो हुआ था उसके बारे में भी हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ गुप्तोत्तर काल पार्ट 2 के साथ, जल्दी लेके आऊंगी आपके लिए दूसरा पार्ट, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको पूरा जो एक चैप्टर है, पूरा जो कोर्स है वो मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करा पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।